डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम नाइन्थ क्लास साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में मेनली हम जो सेल, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, के बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन है वो करेंगे। और अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स जो पाई जाती हैं, जैसे आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक सेल का डायग्राम है। और जब हम सेल के अंदर बारीकी से अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल, तो अलग अलग टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाई जाती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर मेनली दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, और इसके बाद का जो पोर्शन रहेगा वो सेकंड पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटी हम बाहर देख पा रहे होते हैं, या फिर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं देख पाते, तो वो सारी एक्टिविटीज वो सेल के द्वारा ही करते हैं। और सेल के अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं वही मिलके जब काम करते हैं, तो बाहर से जितनी भी स्ट्रक्चर है एक जीव की और जो फंक्शन है वो करता है, उनके जो बेसिक लेवल पे यदि हम बोल रहे हैं वो काम सेल के अंदर ही होते हैं। इसलिए इसको फंडामेंटल का मतलब मूलभूत, स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, जो संरचना बनाती है पूरे ऑर्गेनिज्म की, और फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक, जितने भी कार्य हैं वो सेल लेवल पे ही होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो किसी भी दूसरे जीव पे बिना डिपेंड रहे अपने काम के लिए सारी एक्टिविटी अपने अंदर ही करते हैं। हालांकि उनके अंदर एक ही सेल होती है, सारे काम है जो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो सांस लेना है, या फिर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उनको बाहर निकालना है, तो वो सारे एक ही सेल के अंदर होते हैं। और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन, मतलब जो भी जरूरी काम होते हैं लाइफ के, वो सारे एक ही कोशिका में होते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, यदि सेल के अंदर पूरी कंप्लीट उसकी संरचना कंप्लीट नहीं है तो उसको हम एक सेल के अंदर नहीं रखेंगे, उनको हम ए सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ जिनके अंदर कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जैसे वायरस होते हैं, तो वो एक सेल कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था, अध्ययन किया था, और साथ में उसकी वर्णन किया था। जबकि जो डेड सेल है वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, बायोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं बल्कि। रॉबर्ट ब्राउन ये एक अलग बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था। एक ओवरव्यू है जो सेल का, वो देखते हैं सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस पाया जाता है एक मेन, जो माइक्रोस्कोप में देखते ही हम नॉर्मली जो कम जूमिंग पे भी हम इस चीज को देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड को सेट करके देखा जाता है तो ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस आसानी से दिख जाता है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है ये। डेंस का मतलब गाढ़े रंग की, गहरे जगह होती है, एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई, और जो सेल के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और साथ में इन क्रोमोसोम के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है वो पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल, सेल दो टाइप की होती है मेनली। सबसे पहला जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और साथ में कुछ ऑर्गेनेलीज हैं वो भी यहाँ पे नहीं मिलेंगी, जो कि स्पेशल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी अकर इन इट टू कीप इन लिविंग स्टेट। किसी भी सेल को जीवित अवस्था में रखने के लिए जो भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, वो सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। कंटेनिंग सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्यूपाइंग द सेल वॉल्यूम, सेल के अंदर जितना भी आयतन होता है उसका, तो उसको फिल करने के लिए एक सेमी फ्लूइड मतलब अर्ध तरल पदार्थ का एक अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, कुछ स्पष्ट स्ट्रक्चर पाई जाती हैं सेल के अंदर, जिनको हम, वो खासकर यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, और यही ऑर्गेनेलीज हैं। हम एक एक करके इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। राइबोसोम्स
क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। ये ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती हैं और ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाई जाती, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं, जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है जो कि सेल डिवीजन में मदद करती है। ये केवल एनिमल सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। नॉन मेम्ब्रेन मतलब ये भी किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरी होती। सेल डिफर इन साइज, सेल का जो साइज है वो अलग अलग पाया जाता है, जबकि सबसे छोटी जो सेल है वो माइकोप्लाज्म होती है, जो पूछ भी लिया जाता है बहुत बार कि माइकोप्लाज्म या फिर स्मॉलेस्ट सेल का नाम लिखें, वो माइकोप्लाज्म होता है, जो उसका लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब मीटर की बहुत छोटी इकाई है, जिसमें 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। वही बैक्टीरिया का जो साइज है वो 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल है जो वो ओस्ट्रिच का एग होता है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो अलग अलग सेल के जो साइज है उनकी बात की जा रही है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल यदि पूछे जाए तो वो नर्व सेल होती हैं, जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके जाती हैं या फिर ब्रेन के पास जो सिग्नल अलग अलग टिश्यू से या ऑर्गन से लेके जाती हैं। आल्सो वेरी इन शेप, इनका शेप है वो भी अलग अलग पाया जा सकता है। इनकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर भी हो सकती है। पॉलीगोनल का मतलब बहुभुजाकार, जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हों। कोलुमनार का मतलब कॉलम शेप्ड सेल भी हो सकती हैं, खड़ी कोशिकाएं बोल सकते हैं हम। क्यूबॉइड गनाब के आकार की हो सकती हैं, जो गनाब होता है जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। और थ्रेड लाइक धागे जैसी स्ट्रक्चर्स भी उसमें मिलती हैं। और कई जगह पे तो ये इरेगुलर शेप भी हो सकता है, जिसकी शेप फिक्स ना हो, जैसे अमीबा होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। तो जो हमने अलग अलग जो ऑर्गेनेलिज देखी हैं वो हम देखते हैं क्या क्या उनका नाम होता है। शेप नॉर्मली वो कैसी होती है उनकी। न्यूक्लियस होता है मेनली जो डेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है, काफ़ी ये जो लार्ज भी होता है, नॉर्मली ये सीन हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये सेंट्रियोल्स हैं जो कि सेंट्रोसोम हमने पढ़ा है, जो कि एनिमल के अंदर सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। लाइसोसोम्स हैं जिसको सुसाइडल बैग आत्मघाती थैला भी बोलते हैं। जितनी भी ऑर्गेनेलिज डेड हो जाती हैं तो उनको नष्ट करने का काम लाइसोसोम्स का ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोला जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज भी इसको बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस भी इसको बोला जाता है। तो इनके बारे में डिटेल हम एक एक स्लाइड में अलग अलग ढंग से डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके दो टाइप होते हैं, रफ एंड स्मूथ SER और RER। वैक्यूल्स, ये कुछ स्ट्रक्चर एनिमल सेल में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। इज फ्लेक्सिबल, ये लचीली होती है। एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये मेनली जो लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जो मोलिक्यूल लिविंग बॉडी में पाए जाए उनको बायोमोलिक्यूल भी बोला जाता है। तो उनसे बने होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो enables द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी सेल के बाहर वातावरण होता है वहां से खाना वगैरह है या फिर कुछ दूसरे मटेरियल है, उनको सेल के अंदर निगलने के लिए ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल की, लचीलापन है, वो उसका मदद करता है। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। यदि सेल किसी भी चीज को बाहर के एनवायरनमेंट में से अपने अंदर के एनवायरनमेंट में ले रही है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है, जिसको सेल एटिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा, ये अमीबा में बहुत बार देखा भी जाता है। जो जब वो कोई भी फूड पार्टिकल लेती हैं तो उसके स्पेशल कोई माउथ नहीं होता, तो उसकी सेल है वो एक जगह से एंडोसाइटोसिस ही करती है और अपने बॉडी के अंदर है वो फूड को ले जाती है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम होता है मेनली जो एंट्री और एग्जिट होती है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर लेके आना है या फिर किसी को बाहर छोड़ना है, तो वो मेनली सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। और सिलेक्टिवली ये किसी भी चीज को, ये हर किसी चीज को अपनी
इंटरनल एनवायरनमेंट में नहीं लेके आने देती, कुछ मटेरियल को ये अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि कुछ ही चीजों को ये परमिशन देती है एंट्री और एग्जिट करने की। सम सब्सटेंस लाइक CO2 और O2 गैसेज कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ जो मटेरियल हैं, ज़्यादातर जो गैसेज होती हैं, वो डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब चीज़ें मूव करती हैं तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो डायग्राम से समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे लाइनिंग हम बनाते हैं नॉर्मली डायग्राम के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक लाइन से दिखाते हैं, लेकिन उस लाइन को जब हम जूम करके देखते हैं तो उनके अंदर कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। ये हम समझ सकते हैं सेल के अंदर का मटेरियल है, ये सेल के बाहर का मटेरियल है, और ये जो वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरीके से मूव करती हैं, अलग अलग मटेरियल का वो एग्जिट वगैरह है या फिर एंट्री है, वो देखा जाता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन के हम जब जूम करके देखते हैं तो ये हेड रीजन दिखाई देते हैं एक साइड में, इनकी कुछ टेल रीजन होते हैं, और ये टेल वाले रीजन है वो एक साथ मिले होते हैं, जिसको हाइड्रोफोबिक पोर्शन बोलते हैं, जबकि बाहर वाली साइड में नीचे भी हेड रीजन ही होता है। दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर भी बोला जाता है। बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स, जिसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो भी अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं, हलचल होती है, मटेरियल का आवागमन होता है, वो कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। सबसे पहले पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट का मतलब है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस में बिना किसी एनर्जी के लिए ही वो मूव कर सकते हैं। पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी का कोई यूज ना हो, मॉलिक्यूल अपने आप ही मूव करते रहते हैं। और इसमें पैसिव मूवमेंट में एक टाइप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट्स में अक्रॉस मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन पाई जाए, जैसे हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब कोई सोल्यूट के पार्टिकल मूव करते हैं तो उनको डिफ्यूजन बोला जाता है। डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहलाता है, कब? जब किसी भी स्पेशल प्रोटीन के द्वारा उसको डिफ्यूज करवाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर बाहर भी उसको डिफ्यूज करवाया जा सकता है, मूव करवाया जा सकता है। यदि बिना किसी प्रोटीन की मदद से ही डिफ्यूजन होता तो उसको नॉर्मल डिफ्यूजन बोला जाता है। उसके बाद है पैसिव मूवमेंट में ही ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में जो वाटर है या फिर कोई भी सोलवेंट है वो क्या करता है? मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल मूव करते हैं, जबकि ओस्मोसिस में सोलवेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बड़ा जरूरी होता है। डिफ्यूजन नॉर्मली भी हो सकता है बिना किसी मेम्ब्रेन के भी, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन का होना बड़ा जरूरी होता है ओस्मोसिस के अंदर। इसमें क्या है? सोलवेंट की जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से उसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है। तो जो मूवमेंट है वो हम देख सकते हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो किया गया है यहाँ पे। और इसके अंदर जो वाटर है, वाटर की मूवमेंट दिखाई गई है। ये एक्वापोरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके द्वारा एक पोर उनके अंदर बना होता है, और ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं। जगह जगह पे ये प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि डिफ्यूजन वगैरह में मदद करते हैं। यहाँ पे ओस्मोसिस का एक एग्जाम्पल हम शो किया गया है। और इनके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से इसके हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसकी कंसंट्रेशन के बेस पे जो बाहर का सॉल्यूशन है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो सॉल्यूशन है, उसको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब कम, जो लो, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं। यदि जो मीडियम है, जो सेल को बाहर से कवर किए हुए है, उसकी कंसंट्रेशन हाइयर है, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, सेल की वाटर कंसंट्रेशन से हाइयर वाटर कंसंट्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उससे कम होती है, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे मीडियम में यदि हम सेल को रख देते हैं तो जो सेल है वो वाटर को गेन करना स्टार्ट कर देती है, वाटर उसके अंदर एंटर करता है, जिसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं, और इसकी वजह से सेल है वो फूलना स्टार्ट हो जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जब दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम हो, सेल के बाहर और सेल के अंदर, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। और यहाँ पे वाटर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है। नेट मूवमेंट का मतलब है ओवरऑल मूवमेंट। वैसे मूवमेंट तो करता है वाटर, अंदर बाहर चलता रहता है, लेकिन
जो कंसंट्रेशन पहले जितनी थी वो बाद में भी उतनी ही बनी रहती है वाटर की। सो द सेल साइज रिमेन सेम, इसमें सेल का साइज है वो एक ही बना रहता है, ना उसमें स्वेलिंग होती ना श्रिंकिंग। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए हाइपर वर्ड यूज किया जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, और जिसकी वजह से जो सेल है वो लगातार वाटर को लूज करती रहती है ओस्मोसिस के द्वारा, और इसी को हम एक्जो ओस्मोसिस बोलते हैं, और जिसकी वजह से सेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, सिकुड़ती रहती है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने एक आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी की जो शेप है वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो नॉर्मल शेप रहती है इसकी, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि रखेंगे तो ये श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होकर इसके ऊपर जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाती है, रफ हो जाती है ऊपर से। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, और यदि इसको वहां से नहीं निकाला जाता है तो ये बरस्ट हो सकती है, फूट जाती हैं। तो बरस्टिंग भी पूछ लिया जाता है कि जिसके अंदर सेल बरस्ट होती हैं तो वो बरस्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल ये प्लांट्स में पाई जाती है मेनली, और होती क्या है, नॉन लिविंग, जो निर्जीव हम बोल सकते हैं, रिजिड ठोस स्ट्रक्चर होती है ये, जो कि आउटर कवरिंग का काम करती है। कहाँ पे, प्लांट्स में और फंजाई में। कुछ कवक होते हैं, और पौधों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रेजेंट होती है एक अलग स्ट्रक्चर, उसको सेल वॉल बोला जाता है। गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है, अलग अलग जो आकार है वो प्रोवाइड करती है, और साथ में मैकेनिकल डैमेज का मतलब है कभी भी कोई इंजरी वगैरह होती है सेल को, उससे बचाने का काम भी करती है। साथ में अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, संक्रमण से भी बचाती है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो अलग अलग बीमारियां हैं उनसे भी बचाव करती है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, जो दो सेल होती हैं प्लांट के अंदर या फंजाई के अंदर, उनके बीच में जो संपर्क का काम है वो भी सेल वॉल करती है। और साथ में कुछ मैक्रो मोलिक्यूल, जो बड़े मोलिक्यूल होते हैं, उनको सेल के अंदर एंटर करने से भी रोकती है। अनडिजायरेबल का मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, अनैच्छिक बोल सकते हैं, और बैरियर का मतलब उनके लिए रुकावट का काम करती है। एल्गल सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, जो काई होती है, एल्गी शैवाल जिसको बोलते हैं, ये प्लांट्स में ही आती हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। ग्लैक्टिन, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इनकी सेल वॉल में अलग अलग सब्सटेंस है वो पाए जाते हैं। प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स, इन सब्सटेंस की मिलकर बनती है। और प्लांट्स मतलब हाइयर प्लांट्स, एल्गी एक लोअर प्लांट्स होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, ये कुछ कनेक्शन होते हैं जो साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो पड़ोसी कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे के पास जिनकी सीमाएं लगती हैं, उनके थ्रू में, इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दो सेलों के बीच, उनका एक्सचेंज किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। और ये पोर हम बोल सकते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं कहाँ, सेल वॉल एंड मिडल लैमिला। लैमिला क्या होता है, दो सेल वॉल जब इकट्ठी हो जाती है उनके बीच में एक सीमेटिंग मटेरियल का काम करता है, जिसको मिडल लैमिला बोला जाता है। तो जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लैमाइला है जो कि दो सेल वॉल को के बीच में एक सीमेटिंग मटेरियल का काम करता है। और जो पैक्टिन है, क्रॉस लिंकिंग लाइकन्स है, ये ज़्यादा डिटेल्ड व्यू है जो हायर क्लासेज में काम आता है, लेकिन हम एक नॉर्मल इनके अंदर जो जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये हमने जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ी थी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है, तो ये वो है येलो कलर में जो दिखाई गई है। जबकि जो ब्लू कलर का जितना पोर्शन है वो प्राइमरी सेल वॉल का है, और सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है जो बाद में बनती है। नॉर्मल जो यंगर प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वाली पाई जाती है, पहले प्राइमरी सेल वाली बनती है, बाद में सेकेंडरी सेल वाला है वो बनती रहती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1831 में इसको डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था इसका। और स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, इनको जब भी देखा जाता है माइक्रोस्कोप में तो कुछ स्पेशल रंग यूज किए जाते हैं जिनके अंदर सेल को डुबोया जाता है। उसके बाद जो सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो सेल नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। तो जो भी न्यूक्लियस के लिए स्टेन यूज किया जाता है वो बेसिक होते हैं, एसिडिक बेसिक जैसे हम पढ़ते हैं, अक्सारीय डाई यूज की जाती हैं। और इसका जो नाम है क्रोमेटिन, सबसे पहले इसको क्रोमेटिन नाम दिया गया था फ्लेमिंग नाम के बायोलॉजिस्ट ने। क्रोमेटिन क्या होती हैं, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, ये कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं
न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जिस भी टाइप का जो प्रोटीन पाया जाता है उसके बने होते हैं। एलैबोरेट का मतलब फैली हुई, एलैबोरेट का मतलब विख्यात भी बोल सकते हैं। और एक्सटेंडेड का मतलब है जो लेंथ वाइज जो काफी लंबी स्ट्रक्चर होती हैं। इन इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज एक स्टेज होती है जब सेल डिवाइड कर रही होती हैं, जब एक सेल दो सेल में टूटती है तो उससे पहले ही एक इंटरफेज स्टेज आती है। उस केस में हमको जो न्यूक्लियस है उसके अंदर काफी धागे पाए जाते हैं, उनको क्रोमेटिन बोला जाता है। और जब न्यूक्लियस ऑफ ए नॉट डिवाइडिंग सेल, तो ये डिवाइडिंग से पहले की स्टेज है तो इसलिए इसको नॉट डिवाइडिंग सेल की स्टेज बोला गया इंटरफेज। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवलप। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग पदार्थ होता है और साथ में कुछ स्पेरिकल बॉडी होती है जिनको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। तो वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, ये दो मेम्ब्रेन जो हमने बात की है, दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है डबल मेम्ब्रेन, उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि 10 से 50 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ ये भी बहुत छोटी इकाई होती है, बहुत ही बारीक स्पेस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनकी आवाजाही के लिए एक बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है। किस किस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, और न्यूक्लियस से बाहर तो क्या है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पदार्थ है, वो होता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। जो बाहर की परत होती है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, बाहर की मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिली होती है और उसके ऊपर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। माइन्यूट पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूज होने की वजह से, जिनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर भी बोल सकते हैं, जिनके द्वारा कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए वगैरह हैं, वो दोनों डायरेक्शन में मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में वो इजिली जा सकते हैं। वन न्यूक्लियस पर सेल, वैसे तो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस एक ही पाया जाता है, लेकिन कई जगह पे एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर वो देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। सम मैच्योर सेल, कुछ ऐसी सेल भी होती हैं जिनके पास एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे एग्जांपल पूछ लिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं मैमल्स के अंदर, मतलब सारे ह्यूमंस वगैरह इसी के अंदर आ जाते हैं, तो उनके अंदर एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ये आरबीसी, और साथ में जो सीव ट्यूब्स होती हैं जो कि फिलोएम का ही एक भाग होती हैं, कंपोनेंट होता है फिलोएम का, जो हम टिश्यू वाले जो चैप्टर है उसके अंदर प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे, तो उनमें भी सीव ट्यूब्स का जो जिक्र आएगा तो वहां पे इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जो इनके न्यूक्लियस का काम है वो इनकी कंपेनियन सेल होती है, इनके साथ में साथी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, वो इनके न्यूक्लियस के काम को देखती हैं। तो यहाँ से हम न्यूक्लियस है उसका एक डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं। न्यूक्लियर एनवलप होता है जो कि दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन, और इन्हीं मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जगह जगह पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अंदर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। क्रोमेटिन जो धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है एक न्यूक्लियस के अंदर, उनको बोला जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो मैट्रिक्स जो पदार्थ भरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो पर्पल कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसके बाहर ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाया जाता है, और जो डिटेल में हम आगे की स्लाइडों में पढ़ेंगे, जो खासकर नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और साथ में कुछ जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं ये राइबोसोम्स होती हैं, जो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जितनी भी होती है वो राइबोसोम्स के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अलग अलग जब स्टेजेस आती हैं, जब सेल डिवाइड कर रही होती है, एक सेल से दो डॉटर सेल बननी होती हैं, तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है उसकी जगह पे कुछ क्रोमोसोम्स हैं सेल में वो दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। क्रोमेटिन्स के अंदर डीएनए के अलावा कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जिनके सराउंडिंग में डीएनए है वो रैप किए हुए होता है, पैकिंग होती है डीएनए की, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के अंदर। ए सिंगल ह्यूमन सेल
2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ द डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। यदि हम ह्यूमन के अंदर बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स के अंदर, और यदि पूरे डीएनए को यदि हम एक लाइन के अंदर हम लगाएं तो एक सिंगल सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है वो बन सकता है। 2 मीटर लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और सेल का शेप साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर के अंदर होता है लगभग। और नैनोमीटर या माइक्रोमीटर डीएनए की यदि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही छोटा होता है। और उसके भी आप यदि देखें कि उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। इसी को पैकिंग बोलते हैं, कम जगह में ज़्यादा मटेरियल को पैक करना, और ये क्रोमोसोम की फॉर्म में ही पैकिंग होती है। क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली ए डिवाइडिंग सेल्स। क्रोमोसोम केवल डिवाइडिंग सेल में ही दिखाई देते हैं, और इसके अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और दोनों साइड में इसके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको काइनेटोकोर भी बोला जाता है। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की 2 क्रोमेटिड होती हैं और उनको जोड़े रखने का काम है वो सेंट्रोमियर का होता है। सैटेलाइट डीएनए होता है एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब एक जो यूनिफॉर्म भाग ना हो, कुछ गहराई सी लगे स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और जो एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर बोला जाता है, जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है जो कि स्मॉल फ्रैगमेंट के रूप में दिखाई देती है एक फिक्स लोकेशन के ऊपर, उसको सैटेलाइट डीएनए भी बोला जाता है। जैसे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्रोमोसोम बोला जाता है। ये अलग अलग टाइप्स है क्रोमोसोम्स के, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंट्रोमेयर, इसके ऊपर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है उसको सेंट्रोमेयर बोला जाता है। और सेंट्रोमेयर ही वो भाग होता है जहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स, ये एक कंप्लीट क्रोमेटिड्स है जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी लाइन है, और राइट हैंड साइड में भी एक पूरी क्रोमेटिड्स होती हैं, और इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर के द्वारा अटैच होती हैं आपस में। सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो कट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, अलग स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उनको सैटेलाइट बोला जाता है। और इसी सेंट्रोमेयर के दोनों साइड में काइनेटोकोर स्ट्रक्चर होती हैं। जब सेल डिवाइड करती हैं तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर हैं इन्हीं काइनेटोकोर के साथ आके अटैच होते हैं, जिसकी ज़्यादा डिटेल 11th क्लास में रहती हैं। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, जितना भी जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स हैं, खासकर जो डीएनए है, वो नेक्ड होता है, मतलब वो किसी भी चीज़ से कवर नहीं होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होती हैं। नो ऑर्गेनेली एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती, केवल राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में छोटी भी होती हैं, और साथ में इनकी जब ये डिवाइड कर रही होती हैं डॉटर सेल्स, या अपनी जो पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज करना होता है, तो ये बड़ी फास्ट हैं, वो अपनी संख्या बढ़ा सकती हैं। वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनका जो शेप और साइज है वो बहुत अलग अलग पाया जाता है। जैसे जो बैक्टीरिया ही आते हैं ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली, और बैक्टीरिया बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो रोड शेप्ड होते हैं। इनकी आकृति के बेस पे इनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के। कोकस स्पेरिकल बैक्टीरिया को बोला जाता है, विब्रियो कोमा शेप्ड होते हैं, जबकि स्पाइरलम है, स्पाइरल या स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया को स्पाइरलम बोला जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन फाउंड फंडामेंटली सिमिलर आल्थो एग्जिबिट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। इनका जो संगठन है सारी प्रोकैरियोटिक सेल का अलग अलग सेम पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो इनके शेप और फंक्शन होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा है। सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म। इनके पास एक सेल वॉल भी पाई जाती है जैसे प्लांट में और फंजाई में होती है, लेकिन माइकोप्लाज्म एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, और ये यूनिसेलुलर होता है। और साथ में इनके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ टाइप के जो प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ये। तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऐसे ये जीव आ जाते हैं। तो
तो हम डायग्राम से जो बैक्टीरिया होता है उसका डायग्राम है डिटेल में देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया को यदि जूम करके देखा जाए तो वैसे तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो पाइलस या पिलाई बोला जाता है, जबकि फ्लैजेला थोड़ी लंबी स्ट्रक्चर होती हैं जो इसको मूव करने में मदद करते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड होता है, इनके पास एक्स्ट्रा डीएनए, और जो इनका डीएनए है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता, और इनके ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के ऊपर एक कैप्सूल होता है हार्ड कवरिंग, जो कि सेल वॉल को भी प्रोटेक्ट करता है, और सबसे एंड में इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि जो राइबोसोम्स हैं इनके ऐसे ही पूरे मीडियम में मैट्रिक्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं, और कुछ कोई भी ऑर्गेनेलीज है बाकी नहीं मिलेगी, केवल राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। जबकि जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, और जो भी मैट्रिक्स है इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो यह प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिस्कस करेंगे।